दोस्तों एक गोली, सिर्फ एक गोली अगर 32 में से किसी एक देश पर चलती है तो मामला सिर्फ दो देशों के बीच का नहीं रहता, पूरा ग्रुप एक साथ खड़ा हो जाता है। दुनिया की महाशक्तियां अपने दरवाजे खोल देती है, टैंक, मिसाइलें, फाइटर जेट और अगर हालात बिगड़े तो न्यूक्लियर वेपन तक। ये कोई हाइपोथेटिकल सिनेरियो नहीं है, बल्कि ये दुनिया के सबसे ताकतवर सैन्य गठबंधन नाटो यानी द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की ताकत है, जिसका सिर्फ एक ही प्रिंसिपल है, एक पर हमला यानी सब पर हमला। लेकिन दोस्तों कहानी यही से इंटरेस्टिंग होती है। जिस संगठन को बनाया गया था इस तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए, पर उसी संगठन ने कोल्ड वॉर की शुरुआत कर दी थी। दोस्तों ये नाटो की कहानी जितनी ऊपर से क्लियर दिखती है उतनी है नहीं। अब जरूरत है इस पूरी कहानी को परत दर परत समझने की कि नाटो क्या है, क्यों बना और कैसे इसने कोल्ड वॉर की दिशा तय की। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले एक सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। साल था 1945। दुनिया का सबसे खतरनाक दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। करोड़ों लोग मारे जा चुके थे। यूरोप के शहर लिटरली मलबे में तब्दील हो गए थे। और जो देश इस युद्ध को जीते, जैसे फ्रांस और ब्रिटेन, वो जीते जरूर है लेकिन बहुत कुछ हार कर जीते थे। उनके पास ना पैसा बचा था और जो सेना थी वो भी लगभग खत्म हो चुकी थी। और इन सब चीजों के ऊपर सबसे खतरनाक बात, यहाँ जो एक खालीपन था उसे भरने के लिए कोई और तैयार बैठा था। उसका नाम था जोसेफ स्टालिन। एक ऐसा इंसान जो टेक्निकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का हिस्सा था, लेकिन असल में एक ब्रूटल तानाशाह जिसने धीरे धीरे खुद को सोवियत यूनियन का सबसे ताकतवर इंसान बना लिया। स्टालिन का एक ही विश्वास था, ताकत, और इस ताकत का जरिया बना यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन। 15 देशों की एक बड़ी सी यूनिटी। बाहर से दिखने में ये पूरा एक देश दिखता, लेकिन अंदर से पूरा एम्पायर था। और इस एम्पायर की आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म, यानी एक ऐसी सोच जो कैपिटलिज्म को अपना दुश्मन मानती थी और पश्चिमी लोकतंत्र को एक छलावा। स्टालिन जानता था यूरोप थका हुआ है, टूटा हुआ है, और अगर यूएसएसआर को एक्सपांड करना है तो यही सही वक्त है। अगर मैप में देखें तो एक पैटर्न साफ दिखता है। सोवियत का ये जो प्रभाव था वो वेस्ट की ओर खिसक रहा था, और इसे रोकने के लिए वेस्टर्न यूरोप के पास था क्या? कुछ नहीं। अगर स्टालिन ने बर्लिन से आगे बढ़ने का फैसला किया होता तो उसे कौन रोकता, क्योंकि उस वक्त यूरोप के पास ना कोई आर्मी बची थी और ना ही कोई अलायन मौजूद था। और यही वो मूवमेंट था जब पश्चिमी देशों को एक अनकंफर्टेबल सच्चाई समझ आई कि सिर्फ डिप्लोमेसी काफी नहीं होगी। अब अगर यूरोप को बचाना है तो उसे एक ऐसे ताकत की जरूरत थी जो सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर खड़ी हो, और उस महाशक्ति का नाम था अमेरिका। और यही वो नींव थी जहां से नाटो का विचार निकला। 4 अप्रैल 1949 वॉशिंगटन डीसी के एक कमरे में फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका समेत 12 छोटे यूरोपियन देशों के नेता एक डॉक्यूमेंट पर साइन करते हैं, और इस डॉक्यूमेंट को नाम दिया जाता है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। अब ये सुनने में किसी ट्रेड डील जैसा लग सकता है या किसी दोस्ती के समझौते जैसा, लेकिन ये असल में था कुछ और। ये एक मिलिट्री आर्किटेक्चर था, यानी एक ऐसा ढांचा जो स्पेसिफिकली इसलिए डिजाइन किया गया था कि अमेरिका की न्यूक्लियर पावर को परमानेंटली यूरोप की जमीन पर खड़ी की जा सके। यानी स्टालिन की रेड आर्मी के सामने एक शील्ड की तरह काम करने के लिए इसे बनाया गया था। दोस्तों इस ट्रीटी में बहुत सारे आर्टिकल्स थे, बहुत सारे भाषाएं थी, लेकिन इसका असली खेल था इसके अंदर के आर्टिकल 5 में। ये आर्टिकल कहता है कि किसी एक मेंबर देश पर किया गया हमला सभी मेंबर देश पर हमला माना जाएगा, बस इतना ही। लेकिन इस एक लाइन ने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को बदल कर रख दिया। अब सोचिए, नॉर्वे जैसा एक छोटा सा स्कैंडिनेवियन देश जिसकी आर्मी छोटी, इकोनॉमी छोटी, वो क्या अकेले यूएसएसआर के सामने टिक पाता? शायद नहीं। लेकिन आर्टिकल 5 आने के बाद नॉर्वे पर हमला मतलब ब्रिटेन पर हमला, फ्रांस पर हमला, कनाडा पर हमला, और सबसे जरूरी बात अमेरिका पर हमला, जो देश एक अकेला न्यूक्लियर पावर था उस वक्त। अब यह स्टालिन कितना भी एम्बिशियस हो, लेकिन उस दीवार से टकराने की हिम्मत नहीं थी उसमें। लेकिन यहाँ एक और एंगल है जो उस वक्त बहुत कम लोग देख पाए इसे। यूरोप के लिए ये ट्रीटी एक सिक्योरिटी गारंटी की तरह थी, लेकिन अमेरिका के लिए एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। उसके बेसिस यूरोप में, उसके हथियार यूरोप में, उसका इन्फ्लुएंस यूरोप में। यूरोप को लगा कि हम सेफ हो गए, लेकिन अमेरिका को पता था कि हमने एक परमानेंट फुटहोल्ड ले लिया है। अब दोस्तों यहाँ तक पिक्चर क्लियर हो गई। नाटो बन गया, आर्टिकल 5 आ गया और अमेरिका परमानेंटली यूरोप में खड़ा हो गया।
लेकिन दोस्तों सोवियत यूनियन के लीडर्स बेवकूफ़ नहीं थे। अगर तुम एक तरफ मिलिट्री अलायंस बनाओगे तो दूसरी तरफ भी एक बनेगा, और यही हुआ। साल 1955 में सोवियत यूनियन ने अपने सैटेलाइट देशों को एक छत के नीचे बांधना शुरू कर दिया और नाम दिया इसे वार्सोवा पैक्ट। अब यहाँ मैप को देखिए, एक तरफ नाटो, अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप, तो दूसरी तरफ वार्सोवा, सोवियत यूनियन और ईस्ट यूरोप, और बीच में एक इमेजिनरी लाइन जिसे आज हम आयरन सर्टेन कहते हैं। अब दोस्तों यूरोप दो महाशक्तियों के बीच एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था। लेकिन यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग होता है। अगले 40 सालों तक नाटो और सोवियत यूनियन के बीच एक भी सीधी लड़ाई नहीं होती, एक भी गोली कभी आमने सामने नहीं चली। तो क्या इसका मतलब 40 सालों तक वहाँ शांति थी? नहीं, ये था एक परमानेंट रेडीनेस फॉर वॉर, यानी लड़ाई नहीं हो रही लेकिन दोनों तरफ के सोल्जर अपने हथियार लोड करके खड़े हो रहे थे। कोई ट्रिगर नहीं दबाता लेकिन उंगली हमेशा ट्रिगर पर रही थी। और ये खेल था जीरो सम का, यानी अगर तुमने एक न्यूक्लियर मिसाइल बनाई तो मुझे 2 बनानी पड़ेगी, और अगर मैंने 2 बनाए तो तुम्हें 4। सुनने में ये किसी छोटे बच्चों की जिद की तरह लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये वाकई में उस वक्त था। अमेरिका ने यूरोप में न्यूक्लियर वेपन तैनात किए तो सोवियत यूनियन ने अपनी मिसाइल कैपेसिटी कई गुना बढ़ा ली। अमेरिका ने अपने और बेसेस बनाए तो सोवियत ने अपने और सबमरीन उतारे। ये एक ऐसी दौड़ थी दोस्तों जिसकी कोई फिनिश लाइन नहीं थी। इतिहास की किताबों में इसे लॉन्ग पीस कहा जाता है, क्योंकि टेक्निकली कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हो रही थी। लेकिन जरा रुकिए, कोरिया में लड़ाई हुई, वियतनाम में लड़ाई हुई, एंगोला में हुई, अफगानिस्तान में हुई, प्रॉक्सी वॉर्स हुए, जहां लड़ते थे दूसरे देशों के लोग लेकिन हथियार आते थे वॉशिंगटन या मॉस्को से। ये लॉन्ग पीस थी सिर्फ उनके लिए जो ट्रिगर दबाने वाले थे, जो ट्रिगर के सामने खड़े थे उनके लिए बिल्कुल पीस नहीं थी। और इस पूरी कहानी का सबसे डार्क हिस्सा, एक ऐसा वक्त आया साल 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जब पूरी दुनिया न्यूक्लियर वॉर से बस एक कदम पीछे थी। दोनों तरफ की मिसाइलें रेडी थी, दोनों तरफ के लीडर्स के हाथ में बटन थे, लेकिन उस रात दुनिया में किसी को भी ये पता नहीं था। ये था दोस्तों कोल्ड वॉर का असली चेहरा। ऊपर से साइलेंस लेकिन अंदर से लोडेड। लेकिन फिर धीरे धीरे एक एक करके सोवियत यूनियन अंदर से टूटने लगा। इकोनॉमी गिर रही थी, सैटेलाइट स्टेट में विद्रोह हो रहे थे, और 1991 में वो एम्पायर जो अपनी ताकत से पूरी दुनिया को डराता था वो अपने आप में बिखर गया। अब वार्सोवा पैक्ट खत्म हो गया, रेड आर्मी वापस चली गई, और जो 1949 में स्टालिन का डर था वो अब कहीं नहीं दिख रहा था। और इसके साथ साथ नाटो का भी काम खत्म हो गया। तो नाटो को भी खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और यही वो मूवमेंट है जहां से कहानी इंटरेस्टिंग से कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। नाटो ने खुद को डिसॉल्व करने के बजाय एक काम किया, उसने एक्सपांड करना शुरू कर दिया। अब जो पहले देश ठीक सोवियत यूनियन के बगल में थे अब वो नाटो के मेंबर बन रहे थे। अब जो हुआ सो हुआ। अब आइए यूक्रेन पर। नाटो ने 2008 में एक स्टेटमेंट दिया कि यूक्रेन भविष्य में नाटो का हिस्सा बन सकता है, और ये स्टेटमेंट रशिया के लिए एक अलार्म बेल थी। यूक्रेन मतलब वो देश जो रशिया की वेस्टर्न बॉर्डर पर है और जहां से मॉस्को की दूरी सिर्फ 450 किलोमीटर दूर है। अब जरा इसे पलट कर सोचिए, मैक्सिको या कनाडा किसी रशियन मिलिट्री अलायंस में शामिल होने लगे तो अमेरिका का रिएक्शन क्या होता? अमेरिका ने 1962 में क्यूबा में सोवियत मिसाइल को देखकर न्यूक्लियर वार की कगार तक पहुंचने की तैयारी कर ली थी। तो रशिया का ये डर कंप्लीटली बेसलेस था। लेकिन, और ये जो लेकिन है ये बहुत जरूरी है, इसका मतलब ये नहीं कि जो रशिया का रिस्पॉन्स आया वो सही था। एक सोवियन देश को ये हक है कि वो डिसाइड करे कि वो किस अलायंस में जाना चाहता है। यूक्रेन के लोगों का एक बड़ा सा हिस्सा जेन्युइनली पश्चिम की तरफ देखना चाहता था। तो यहाँ सवाल ये है कि किसकी सिक्योरिटी ज़्यादा मैटर करती है, रशिया की जो खुद को खतरे में महसूस कर रहा है, या फिर यूक्रेन की जो खुद खतरे में है? आपको क्या लगता है दोस्तों? आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।